फ्यूचर टीचर्स में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल यह टोटल फ्री चैनल है, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। आइए आज देखते हैं हिंदी साहित्य में गोरखनाथ। पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो भाग में पड़े हुए हैं। आइए गोरखनाथ से शुरू करते हैं। नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गोरखनाथ थे। जो योगी थे, नाथ योगी, उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान और प्रतिभावान गोरखनाथ थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ मत्स्यनाथ के शिष्य थे। हिंदी साहित्य में शैव भक्ति परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की। जो शैव भक्ति परंपरा थी उसकी शुरुआत किसने की थी? गोरखनाथ ने की थी। और गोरखनाथ जी का मुख्य स्थान क्या था? गोरखपुर था। इनके मत का अधिक प्रचार कहाँ हुआ था? पंजाब और राजस्थान में हुआ था। इनके मत का मतलब, इनके मत का मीन्स क्या हो गया? मत मीन्स वोट नहीं, मत मीन्स इनके जो विचार थे, इनके जो अच्छे विचार थे, प्रचार करने का माध्यम था। क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है, ये इनके विचार थे। इनका प्रचार कहाँ अधिक हुआ? पंजाब में और राजस्थान में हुआ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, ये आप लोग इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। और जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे वैसे आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। मेन टॉपिक, मेन पॉइंट जो होंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ की कुल 28 रचनाओं का उल्लेख करते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया? 28 रचनाओं का। कितनी रचनाओं का? 28 रचनाओं का। राहुल संकेतन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने गोरखनाथ जी की 40 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। वो 40 रचनाएँ 40 रचनाओं में से क्या है? 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। बाकी 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना। वो 14 रचनाएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, गोरखनाथ जी की 14 प्रमाणिक रचनाएँ। तो शब्दी पद, शिष्या दर्शन, प्राण सांकली, नर्वय बोध। ये देखिए, यह नर्वय बोध इम्पॉर्टेंट है। पद है, शब्दी भी है, अभय मात्रा योग है, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद, गोरख मछिंद, गोरख बोध, रोमावाली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमाता। ये आपकी 14 प्रमाणिक रचनाएं हो गई। अब आइए आगे देखते हैं। चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? चरकानंद। चरपटनाथ का वास्तविक नाम क्या था? चरकानंद था। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के शिष्य थे। कौन? चरपटनाथ। ठीक है। आप नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी थी। भाषा कैसे थी? सदुक्कड़ी थी। आइए अब देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में देखेंगे, जैन साहित्य जो था उनका प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी क्षेत्र में किया गया। रासकविता परंपरा में प्राचीन जो ज्ञात ग्रंथ रहा है रिपुदारण रास, वो डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय क्या बताया था? 905 ईस्वी बताया था। उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूर्य का अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। पहला अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? जिनदत्त सूर्य का अपभ्रंश भाषा प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास है। ठीक है। और दूसरा अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ कौन सा है? अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। ये क्या है आपका? दूसरा रास ग्रंथ हो गया। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का।
दूसरा राष्ट्रग्रंथ अब्दुल रहमान का कौन सा है? संदेश राष्ट्र का। अब पहला कौन सा है? जिनदत्त सूरी का ब्रह्म भाषा का प्रथम उपदेश रसायन रास, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हिंदी का प्रथम जो ऐतिहासिक राष्ट्रग्रंथ जिसको माना जाएगा तो पंच पांडव चरित रास हो गया 1350 ईस्वी, और इसके लेखक कौन है? शालिबद्ध सूरी हैं। ठीक है, शालिबद्ध सूरी द्वितीय जो रहे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध सूरी को हिंदी के प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल फ्री में पढ़ाया जाता है और आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इसके अलावा आपसे एक भी रुपया कुछ नहीं लिया जाएगा और फ्री में आप सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी ऑथेंटिक सोर्स से। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो भाग में थ्योरीज पढ़ी हुई है, एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं, वहाँ आप जाइए, एमसीक्यूज पढ़िए, थ्योरी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट्स सब कुछ करवाया जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। ये मुनगिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध सूरी रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। किसने? मुनगिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध सूरी रचित, शालिभद्र सूरी रचित मतलब किसने रचा? शालिभद्र सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, या कितने छंदों में है? 205 छंदों में बटा हुआ है। सुंदर खंड काव्य क्या है? खंड काव्य आपका क्या है? खंड काव्य। ये आपका पूछ लेता है कि भारतेश्वर बाहुबली की विधा क्या है, तो विधा आपकी क्या है? खंड काव्य हो गए। ठीक है, कितने छंद हैं? 205 छंद हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है और इसका संपादन मुनगिन विजय ने किया है। जैन आचार्य देवसूर्य के शाखाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। अरे देखिए कितना अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? श्रावकाचार्य की। श्रावकाचार्य में क्या है? 250 दोहे में क्या बताया गया? धर्म, श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया, श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। देखिए देवसेन की जो कुछ रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। श्रावकाचार्य 933 ईस्वी हो गई, लघु चक्र हो गई, दर्शन सार हो गई, भाव संग्रह हो गई, आराध्य ना सार हो गई और तत्व सार हो गई, सावय धर्म दोहा हो गई। इनमें से आपको श्रावकाचार्य जरूर याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है, 933 और भाव संग्रह, दर्शन सार, लघु चक्र। आचार्य देवसेन का लघु चक्र बहुत प्रसिद्ध है। लघु चक्र किसका? देवसेन का। आशा को कवियाँ 1200 ईस्वी में एक कथात्मक काव्य संग्रह लिखा था। ठीक है, उसमें कितने छंद थे? 35 छंद थे और उसको लघुखंड काव्य वो कहा जाता है, जो कि उसका शीर्षक दिया गया था चंदन बाला रास। किसका था? अशोक कवि का था। 35 छंद थे, 1200 ईस्वी में लिखा गया था
कथात्मक काव्य संग्रह था लवखंड काव्य विधा। चंदन बाला राज शीर्षक रहा उसका। विजयसेन सूर्य की जो है रेवंत गिरिराज तो 4 भागों में कड़वक में विभक्त रहे। इनको भाग को कड़वक बोलते हैं, ठीक है। 4 कड़वक में विभक्त है। मुनि सुमतिगढ़ ने नेमनाथ रास की रचना जो की थी 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंद उसमें रहे हैं। चौपाई छंदों में 12 मासा वर्णन विनय चंद सूर्यनाथ ही नेमनाथ चौपाई से माना जाता है। चौपाई छंदों में 12 मासा वर्णन विनय चंद सूर्य की नेमनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद सूर्य की रचनाएं कौन कौन सी है ये देख लीजिए। इनमें से आपकी नेमनाथ चौपाई, मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्प निरुक्त, ये रचनाएं इनकी 4 विनय चंद सूर्य की हो गई। ये देखिए यहाँ पर हेमचंद की रचनाएं हैं, काफ़ी फेमस रचनाओं में से हैं। हेमचंद की रचनाएं ये आपको ज़रूर याद रखना है, इनको आप भूल नहीं सकते हैं। पूछा जाता है अक्सर हेमचंद शब्दानुशासन हेमचंद शब्दानुशासन पूछा जाता है अधिकतर। छंदोनुशासन हो गया, अप्राकृतानुशासन, कुमार पाल चरित सबसे इम्पोर्टेंट हो गया और हेमचंद शब्दानुशासन। ये ऊपर के 2 आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट की लिस्ट में हो गई, ठीक है। इनको आप लोग भूलिएगा नहीं। आप YouTube चैनल में फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं, यह टोटल फ्री चैनल है। आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। इसके अलावा आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको सब कुछ फ्री में ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए ये पॉइंट्स आपके ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हेमचंद जो है कब के हैं? 12वीं शताब्दी के रहे हैं गुजरात में, ठीक है। तो ये सोलंकी राजा जो रहे गुजरात के, सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे, उनके काल के थे। इन्हीं लोग कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण ये प्राकृत भाषा के पाणिनि कहलाए। क्या कहलाए? इनको पाणिनि क्यों कहा गया? प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण, ठीक है। इनको पाणिनि कहा जाता है। और इनके जो व्याकरण ग्रंथ हैं इनमें अपभ्रंश के दोहे हैं, जिनमें क्या क्या खूबियाँ हैं? श्रृंगार है, नीति है, वीरता है, भक्ति है आदि। जो इस तरह के प्रसंग हैं वो नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण के चित्रांकित हैं, सौंदर्य चित्रण के चित्रांकित, ठीक है। जो सोमप्रभ सूर्य रहे हैं उन्होंने कुमारपाल प्रतिपोध को संस्कृत भाषा में लिखा था 13वीं शताब्दी में, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कुमारपाल प्रतिपोध को उन्होंने संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा था। और शताब्दी कौन सी थी? 13वीं शताब्दी, सोमप्रभ सूर्य ने। ये आपको भूलना नहीं है। देखिए अगला पॉइंट, जैन आचार्य मेरुतुंग ने 13वीं शताब्दी में प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए दोहे अत्यंत सरस हैं। प्रबंध चिंतामणि के कथानक के आधार पर 20वीं शताब्दी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद लेख उपन्यास को लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद लेख को 20वीं शताब्दी में लिखा, ठीक है। इसका कथानक का आधार क्या रहा है? कथानक का आधार रहा है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना रही है? जैनाचार्य मेरुतुंग की, ठीक है। कब लिखा था? 13वीं शताब्दी में लिखा था।
और हिंदी शताब्दी का जो प्रथम 12 मासा वर्णन रहा है वो रचना किसने की थी? बीसल देव रासो ने की थी 11वीं शताब्दी में। ठीक है, प्रथम 12 मासा वर्णन बीसल देव रासो ने किया 11वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ पर जैन कवियों की रचनाएं, रासो रचनाएं, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से रचनाएं पूछी जाती हैं। आज देखिए जैन रास परंपरा की कवियों की रचनाएं, इनमें से कुछ पढ़ते हैं। प्रज्ञा तिलक जो कवि रहे हैं उनकी रचना कौन सी है? कछुली रास, काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाओं में से मानी जाती है कछुली रास। और दिल्हड़ गए सुकुमार रास, सारमूर्ति जिन पद्मसूरी भट्टाभिषेक रास, कनकामर मुनि करकंड चरी, ये रचना आपकी आई थी अभी पीजीटी में आई थी, कनकामर मुनि करकंड चरी। ठीक है, जिन दत्त सूरी चाचरी काल स्वरूप पुलक उपदशक रसायन रास। ये आप लोग इधर नज़र डालिए। सोमप्रभ सूरी, ये जो रचना है कुमारपाल बोध की, ये पीजीटी 2022 में आया था, क्वेश्चन 35। ये क्वेश्चन 35 सबके सेट में अलग अलग होगा। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध। तो हमने क्या कहा, जैन की रचनाएं जितनी हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन अधिकतर बन जाता है। और रासों की रचनाएं हैं वो भी इम्पॉर्टेंट लिस्ट में आती हैं। रासों का में नज़र डालें तो अक्सर हम लोग ये पाते हैं कि रासों का वीर भावना से प्रेरित रहा है। ठीक है, इसमें वीर भावना में रचनाएं अधिकतर रही हैं और इसमें से रासोकाव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, आदिकाल में रासोकाव्य ग्रंथ जितने रहे हैं वो उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वो रचनाएं अधिकतर वीर भावना से डूबी हुई प्रतीत होती रही हम लोगों को। यह उल्लेख हम कर सकते हैं कि आदिकाल में जैन कवियों द्वारा रस काव्य का सृजन भी हो गया था। ठीक है, मगर इन गीत के नृत्य परक रासों का परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य इनका रासों का परंपरा क्या रहा है? जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल आचार विचार का प्रचार करना था। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। रासों काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल आचार विचार का प्रचार करना था। अतः यहाँ पर उन्हीं रासों ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान रहे होंगे। ठीक है, और जिनकी रचना किसने की? चारण भाट कवियों ने की। और रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण किसके अंतर्गत किया है? वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। आचार्य शुक्ल द्वारा जो वीर गाथा काल के नामकरण के जो आधार ग्रंथ रहे हैं उनको हम पढ़ते हैं। किसने कहा है और रचना कौन सी है? ठीक है, सारंगधर ये हमीर रासो इम्पोर्टेंट रचनाओं में से है। नल सिंह विजयपाल रासो, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। विद्यापति कीर्तिलता का। अब देखिए इसका शॉर्टकट आप लोग पढ़ लीजिए, विद्या की लता पताका। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया विद्या
विद्यापति की लता पताका, तो चाहे विद्या बोल लो केवल, ये विद्यापति बोल लो, तो इसकी लता हो गई और ये हो गई पताका। तो ये आपकी दोनों रचनाएं याद हो गई, विद्यापति की लता पताका, एक आधे सेंटेंस से, ठीक है। विद्यापति की लता पताका से ये आपका क्या हुआ, याद हो गया। अब देखिए इनकी और भी रचनाएं हैं, ये देखिए दलपति विजय, कुमार रासो खुद से याद रखना है, खुद। कुमार रासो किसकी है, दलपति विजय की है। बीसलदेव रासो किसकी है, नरपत नाल की, बीन, खुद बीन प्रचंड किसकी है, पृथ्वीराज रासो की, प्रचंड। पर जग, परमाल रासो किसकी है, जगनिक की है। और जयचंद्र प्रकाश किसकी है, जय भट्ट केदार की है। जयम किसकी है, जयम मधुकर कवि की, जयम, ठीक है, मधुकर कवि की है। अमीर खुसरो, आप लोग ये देखिए कि ये जो ट्रिक्स हम बताए हैं, ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक जो बताए हैं ये आप लोग याद रखिएगा, इनसे आपको कभी भूलेगा नहीं ज़िंदगी में। लता पताका, कीर्ति लता कीर्ति पताका हो गई विद्यापति की, और दलपत विजय, खुद बीन, प्रचंड, परजक, जयभू, ठीक है। तो कुमार रासो की हो गई दलपत विजय, बीसलदेव रासो की हो गई नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो की हो गई चंद्रप्रदायी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसकी है, चंद्रप्रदायी की है। परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की है। जयमंग प्रकाश किसकी है, भट्ट केदार की है। जयमंग जस चंद्रिका किसकी है, तो मधुकर कवि की। तो यह माँ से आप लोग याद रखेंगे कि माँ से मधुकर कवि हो गई, ठीक है। अमीर खुसरो की कौन से, खुसरो पहली हो गई। विद्यापति की पदावली, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट TGT में आई थी 2022 में, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, आगे का सेशन अगले दिन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।